नमस्कार साथियों। आज भारतीय प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक उपलब्धियों के कारण। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। और ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये लुसेंट जीएस से पढ़ा रहे हैं। इसका कहा जा रहा है कि इसका जो उदय हुआ तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो इसके निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। इससे पहले पढ़ाए हुए थे ना, हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो ये किसका है? तो ये कहा जा रहा है कि गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। इसका टाइम पीरियड 240 से 280 ईस्वी था। तो सामंत किसे कहा जाता है? यहाँ एक शब्द आया है सामंत। तो किसका सामंत था? ये तो कुषाणों के सामंत था। सामंत जो होता है जागीरदार या जो सरदार होता है, जो ऊंचे ओहदे राजा के द्वारा प्राप्त इसको प्रदान किया जाता था। ये जो अपना विशेष जो क्षेत्र होता था उसमें राजा जैसा ही ये कार्य करता था। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका टाइम पीरियड 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। सबसे महान संस्थापक अगर पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए गुप्त वंश का, तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था। क्योंकि इससे पहले जो देखे हैं, क्या नाम? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच, ये जो था ये सामंत की उपाधि धारण किए थे, महाराज की उपाधि से मिला गया था। लेकिन चंद्रगुप्त जो था इसे महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया था। तब महाराजा धीराज जो होता है ये स्वतंत्र जो शासक होते थे उसे प्रदान किया जाता था। गुप्त वंश का महान जो सम्राट हुआ चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सबके पत्नी का नाम दे दिया जाता है मैच करने के लिए। तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। क्या नाम है? तो कुमार देवी। कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 319 ईस्वी में से 320 ईस्वी। इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? गुप्त संवत के। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ ये समुद्रगुप्त हुआ। काफी शक्तिशाली शासक था ये, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? तो 335 ईस्वी में यह राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। यानी कि उत्तर का जो राज्य था उसको 9 शासकों को इसने पराजित किया और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया। ये काफी डिटेल्स में 5 चरणों में इसका जो हुआ ना, 5 चरण में अलग अलग ये युद्ध किया हुआ था। ऐसे डिटेल्स में हो जाता है, लेकिन इसमें जो लुसेंट में है वही बता रहे हैं। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसे कविराज कहा जाता है? तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ एक परम भागवत जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान रखिएगा। परम भागवत की उपाधि किसे मिला था? तो समुद्रगुप्त को मिला था। इसने बीना बजाते हुए सिक्का पर एक दर्शाया गया है, इसका सिक्का पर बीना बजा रहा है, तो उसी के कारण इसे कहा गया कि यह कविराज, इसको कहा गया। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। अगर देखा जाए मौर्य गुप्त वंश के बारे में तो यह वैष्णव के अनुयायी ही थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। क्या था? तो यह संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। कहा जा रहा है कि यह संगीत प्रेमी था, तो ऐसा अनुमान उसके सिक्का पर बिना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था ये कौन था? तो हरिसेन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिसेन किसके दरबार का शोभा बढ़ाते थे? तो समुद्रगुप्त का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा किया गया? तो हरिसेन के द्वारा किया गया। ठीक है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया और नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में
समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो परम भागवत कहा गया है। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फाहियान किसके समय में भारत आए? तो समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए। तो इससे पहले अभी देखे हैं क्या कि श्रीगुप्त जो इसका संस्थापक था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाता है। श्रीगुप्त का जो उसके बाद उत्तराधिकारी बना घटोत्कच बना, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन बना? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ये कभी कभी क्रम भी दे दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, तब चंद्रगुप्त द्वितीय, तब कुमारगुप्त वन या गोविंद गुप्त, ये स्कंदगुप्त, ये सब का क्रम जो है आगे देखने को मिलेगा। आगे जो टॉपिक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जारी किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इससे पहले पढ़ाए हुए थे इस सबको। 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ था ना कि जो विक्रमादित्य की उपाधि था ये कहाँ कितने तक पहुंच गया था? तो 14 तक पहुंच गया था। तो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक को हराया था, इसके उपलक्ष्य में यह धारण किया था। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। शाब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। इससे पहले देखे थे हरिसेन दरबारी कवि, कहाँ का थे? तो ये समुद्रगुप्त का। लेकिन अगर शाब पूछा जाए तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। तो इस पर स्टार लगाइए, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो है ये विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इसके दरबार में 9 विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे क्या कहा गया? तो नवरत्न कहा गया। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे। कालिदास जो थे इसमें सर्वाधिक अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धनवंतरी था। ठीक है, अगर धनवंतरी की पूछा जाए तो यह चिकित्सा से हो जाते हैं। इसके बाद छपनक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योतिष के विद्वान छपनक, ये इंपॉर्टेंट है। अमरसिंह कोशकार थे ये। और शंकु जो है वास्तुकार जो होता है ये शंकु थे। बेताल भट्ट ये मंत्रोच्चारण के लिए। घटकप्पर अगर पूछा जाए तो ये कवि थे। वराहमिहिर जो खगोल विज्ञानी और वर रुचि जैसे विद्वान थे। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इसमें दे दिया जाता है। वर रुचि अगर पूछा जाए तो ये संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। ठीक है, तो एक बार और इसे देख लीजिए। महाकवि के इसमें कालिदास अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त धनवंतरी के पूछा जाए तो ये चिकित्सा से। छपनक ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिष से। अमरसिंह कोशकार, शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट ये मंत्रोच्चार, घटकप्पर अगर ये पूछा जाए तो घटकप्पर जो थे कवि थे। वराहमिहिर खगोल विज्ञानी और वर रुचि ये संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था। संधि विग्रह क्या होता है कि युद्ध में जो होता है संधि सब जो किया जाता है तो उसी के इस समय कहा जाता था संधि विग्राहक। तब वीरसेन शैव मतावलंबी था। ये कैसा था? तो शैव मतावलंबी था। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो अभी हम देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य जो पढ़ रहे हैं ये वैष्णव अनुयायी थे, लेकिन इसका जो सचिव था ये शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन, इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि भी था। तो व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड एक पंडित तथा कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त वन या कुमारगुप्त जो भी कहिए, गोविंद गुप्त हुआ। अगर इसका कुमारगुप्त का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुमारगुप्त से अगर अधिकांश क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
तो यही क्वेश्चन बनता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ यह स्कंद गुप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंद गुप्त हुआ। इसका टाइम पीरियड 455 से 467 ईस्वी हुआ। तो यहाँ टाइम पीरियड जो है, जो एक दो है वही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी को चाहे तो इसकी भी कर सकते हैं। स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो वहां बताए हुए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। इसमें अशोक के द्वारा जो है ये सब में क्या किया गया कि नहरों का ये सब मरम्मत किया गया, नहरों का इसमें नहर निकाला गया, और एक ये सब पूरा सुदर्शन झील के बारे में पीछे भी पढ़ाए हुए थे, तो देख लीजिएगा। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। तो स्कंद गुप्त ने किसे? तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछा जाता है। तो पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसे इस आक्रमण को क्या कर दिया? तो ये विफल कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि स्कंद गुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त तृतीय था। विष्णुगुप्त तृतीय याद रखिएगा, या ऑप्शन में जो भी रहे विष्णुगुप्त उसे लगा सकते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी ये देश थी। इसका जो सबसे बड़ा अगर प्रशासनिक इकाई देखा जाए तो देश थी। इसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। गोपना या गुप्ता यहाँ दिया गया है। सबसे बड़ी इकाई जो थी ये देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। गोपना या गुप्ता है, गुप्ता ही कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। तो देखिए, जिस प्रकार आज के समय में जो केंद्रीय जो बटा हुआ है उसी प्रकार यहाँ होता था। सबसे केंद्र में सबसे ऊपर जो होता था ये राजा होता था, उसके बाद में देश या राष्ट्र होता था। यहाँ देख रहे हैं ना कि सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी देश थी। देश में इसका जो प्रशासन होता था, इसका जो सर्वोच्च होता था, ये शासक को गुप्ता बोला जाता था। इसके बाद भुक्ति या प्रांत होता था। इस समय देखा जाता था कि जो राजा राजकुमार जो होते थे, यहाँ पर प्रांत में अधिकांशतः राजकुमार की ही नियुक्ति किया जाता था, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। इसके बाद जो होता है देश जो मतलब कि भुक्ति प्रांत जो था ये बटा हुआ था विषय में, यानी कि जिला में। तो इसका जो होता था विषयपति कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसे का जो प्रमुख होता था विषयपति होता था। तो विषय अगर दे दिया जाए तो ये जिला को कहा जाता था ये, और इसका जो प्रधान होता था इसे विषयपति कहलाते थे। और विषय के जो नीचे होता था ये विधि या तहसील होता था। उसके जो नीचे होता था वो पेट होता था। गांवों का जो संघ हो गया वो पेट होता था। सबसे जो निम्न स्तर का जो होता था ग्राम या गांव होता था। तो आज का जो केंद्रीय जो जिस प्रकार से आज का जो विभाजन होता है ठीक उस प्रकार उस समय भी था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, चाट और भाट अगर पूछा जाए किसे कहा जाता था तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को कहा जाता था। पुलिस विभाग का अगर मुख्य अधिकारी पूछा जाए तो दंडपासी कहलाता था। मुख्य अधिकारी क्या कहलाते थे? तो दंडपासी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ये ग्राम थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। सर्वोच्च इकाई अगर देखे हैं, क्या देखे हैं? तो देश या राष्ट्र जो भी है। और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। इसका प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था ये ग्रामीण कहलाता था, और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। इसका जो अन्य सदस्य है ये क्या कहलाते थे? तो महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह का जो छोटी इकाई होता था, यानी कि ग्राम से थोड़ा ऊपर होता था, ग्रामों का जो संघ होता था, गांवों का संघ, इसे पेट कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब सुनने के बाद एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों को क्रियाकलापों का वर्णन है। कहा जा रहा है कि गुप्त शासक जो कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है, इसमें भूमि बिक्री अधिकारियों का जो भूमि बिक्री होता था, इसमें अधिकारियों के क्रियाकलापों का क्या है? तो इसमें उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। अगर एक ऑप्शन रहे तो ये 1/6 लगाइएगा, ठीक है। 1/4 अगर इसमें नहीं रहे तो 1/6 राइट आंसर हो जाता है। गुप्त काल में बलात् श्रम जिसे बिष्टी कहा जाता था, बेगारी जो बेगार श्रम होता है, बेगारी बेरोजगारी ये सब जो होता था, मतलब कि राजा के दरबार में ये एक शारीरिक श्रम करना पड़ता था, जाकर के
एक श्रम देना पड़ता था, काम करना पड़ता था, उसी को बलात् श्रम या बिष्टी कहा जाता है। तो राज के लिए क्या था, तो आय का एक स्रोत माना जाता था। ये राज्य में आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। क्या माना जाता था, तो जनता द्वारा दिया जाने वाला एक कर भी माना जाता था। तो बिष्टी जो अगर पूछा जाए कि बिष्टी गुप्त काल में बिष्टी शब्द से क्या समझते हैं, तो ये बलात् श्रम हो जाएगा। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। तो इसमें आर्थिक उपयोगिता के आधार पर क्षेत्र जो होता था, तो कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु जो होता है, वास्तु विहार, ये सब देखते हैं ना, जहाँ निवास करने का जो स्थान होता है तो उसे वास्तु, तो वास करने योग्य भूमि को कहा जाता था वास्तु। चरागाह भूमि, तो पशुओं के चरा योग्य जो भूमि होती थी इसे चरागाह भूमि। और सील जो होता था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, इस पर मतलब कि खेती वगैरह नहीं होता था, उसे सील भूमि कहा जाता था। अपरहत होता था, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, इसे अपरहत भूमि कहा जाता था। तो इसमें से अगर सबसे अधिक अगर याद रखने का जो है, एक याद रखिएगा क्षेत्र और अपरहत याद रखिएगा। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, क्योंकि यही दोनों से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। किसके लिए, तो सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठा कहा जाता था। श्रेणी का जो प्रधान होता था इसे क्या कहा जाता था, तो इसमें इसको ज्येष्ठा कहा जाता था। इसमें गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली होता था, तो इसमें जैसे कि पुग होता था, तो विभिन्न जातियों का जो व्यापारिक समूह होता था उसे पुग कहा जाता था। इसमें विभिन्न मतलब की जो जाति होता था, इसके व्यापारिक समूह को, श्रेणी जो होता था, एक ही जाति का जो व्यापारियों का समूह होता था उसे श्रेणी कहा जाता था। ठीक है। और निगम जो होता था, व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाता था। तो इसमें श्रेणी दिया गया है जो एक ही जाति का जो होता था व्यापारिक समूह, तो इसके प्रधान को ज्येष्ठा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, तो व्यापारी की केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किसके द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया, तो गुप्त राजाओं के द्वारा किया गया। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की अभिलेखों को दिनार कहा गया है। स्वर्ण मुद्रा जो होता है इसके अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो दिनार कहा गया है। और चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। तो गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, विष्णु मंदिर जो ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुप्तकालीन ये सब जो मंदिर था, तो विष्णु मंदिर कहाँ है, तो तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर पूछा जाए तो ये भूमरा में हो जाता है, नागौदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर तो ये मध्य प्रदेश के नैना कुठार जगह है, वहां पड़ता है ये। दशा अवतार मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। यह सब कैसा मंदिर था, तो यह वैष्णव से संबंधित सब मंदिर है। और शिव मंदिर तो ये जो है ये खोह में पड़ता है, जो मध्य प्रदेश का जगह है यहाँ। और लक्ष्मण मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर था जो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो विष्णु मंदिर और शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, यहाँ से मैच द फॉलोइंग में दे दिया जाता है कि इसका मिलान कीजिए कि कौन सा कहाँ पर है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थ का जो वर्णन है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ये विंध्य जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर। और सवर जाति जनजाति अगर देखा जाए तो यह झारखंड में भी निवास करता है। तो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे, उस वक्त की यह सब बात है। अभी ऐसा फिलहाल में कुछ नहीं होता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ये किसके, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। तो ये सती जो भानुगुप्त जो था, ये भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसमें भानुगुप्त का मित्र जो था गोपराज या भोजराज, जो भी नाम रहे, गोपराज या भोजराज, वो हुनों से मतलब कि भानुगुप्त की तरफ से हुनों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बाद इसकी पत्नी क्या हुई कि सती, मतलब ये जो सती प्रथा होता है ना कि अपने आप को आग में, जो देखे होंगे एक और फिल्म है इस पर, पद्मावत फिल्म। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। तो इस समय जो वेश्यावृत्ति करती थी उस महिलाओं को गणिका कहा जाता था।
और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अभी बताए हैं, ये जो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। अगर राज धर्म देखा जाए तो ये वैष्णव धर्म ही था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। राज चिन्ह इसका क्या था? तो जो विष्णु का वाहन जो गरुड़ होता है, यह गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। अभी देखें ना, दशावतार मंदिर ये ईंटों द्वारा निर्मित है, जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? तब बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है। अजंता यानी कि कोई नहीं जानता, तो ये कैसा है? तो गुप्त हो गया। याद रखिएगा, गुप्त के समय में ये बनाया गया। वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें 16 और 17 कैसा है? तो ये गुप्तकालीन है। इसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है प्रशंसनीय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 16 संख्या है, गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है ये प्रशंसनीय है। याद रखिएगा। गुप्त जो गुफा संख्या 17 में के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है, यानी कि चित्र का जो शाला होता है, चित्र अधिकांश उसमें देखा जाता है, तो चित्रशाला कहा गया है। किसको? तो गुफा संख्या 17 को। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, ये क्या होता है कि गिरि त्याग का जो घटना होता है, इसे क्या कहा गया था? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। महापरिनिर्माण यानी कि मृत्यु को महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र इसमें क्या किए गए हैं? तो उद्धृत किए गए हैं। इसमें तो गुफा संख्या 17 में, अजंता में के जो गुफा है इसमें। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। हीनयान और महायान जो बौद्ध संगीति हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति इसमें बट गया हुआ था। ये सब वहां डिटेल्स में बता चुके हैं। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि किससे संबंधित है? तो महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। इसमें क्या है? तो बाघ की गुफा है। जो बाघ यानी कि जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट करके ये बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस में लिखा गया? तो संस्कृत में लिखा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में लिखा गया। वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। किसका? तो बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद यानी कि मित्र में मनमुटाव और जो अलगाव होता है, इसके बारे में इसमें बहुत सा कहानी इसमें दिया गया है। तब 5 पंचतंत्र यानी कि पंचतंत्र नाम में ही है। तब पहला जो हो गया मित्र भेद और मित्र लाभ, इसमें मित्र के लाभ के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो है संधि विग्रह जो होता है ये है, या इसको काकोलियम कहा जाता है, ठीक है। और लब्ध प्रनाश जो होता है ये होता है, जैसे कि लब्ध प्रनाश क्या होता है कि हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना ही इसमें, इसके बारे में इसमें कहानी बताया गया है। अपरीक्षाकारित्व जो 5वां है इसमें, जिसे परखा ना गया हो, ठीक है, और सावधान रहे, मतलब ये सब के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? तो अपरीक्षाकारित्व में बताया गया है, मतलब कि हड़बड़ी में कोई कदम ना उठाए, इसके बारे में ऐसा जो कहानी है इसमें जो किसका है? तो पंचतंत्र का जो 5वां जो है इसमें बताया गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत लिखे था। आर्यभट्टियम किसके द्वारा? तो आर्यभट्ट के द्वारा। अगर सूर्य सिद्धांत भी पूछा जाए तो आर्यभट्ट के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। किसने? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। किसके द्वारा कहा गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। ये सब किसके द्वारा किया गया? तो वराहमिहिर के द्वारा किया गया। अभी बताए हैं कि वराहमिहिर कौन थे? तो ये खगोल विज्ञानी थे। तो बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना किसके द्वारा? तो वराहमिहिर के द्वारा। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। किसमें? तो बृहद संहिता में किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद संहिता का विषय क्या है? तो नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है। बृहद संहिता किसके द्वारा? तो वराहमिहिर के द्वारा। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। किसे के बारे में? तो ब्रह्मगुप्त जो थे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे।
उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। न्यूटन के जो सिद्धांत था इससे पूर्व भी कल्पना कर ली कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन से पूर्व किसने गुरुत्वाकर्षण नियम के बता दिया हुआ था? तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा। गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। तब पलवकानव के द्वारा गुप्त काल में पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद यानी कि हाथ से जो आयुर्वेद इस पर लिखा गया, हस्तायुर्वेद किसके द्वारा? तब पलवकानव ने लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक के नुक्स सूत्र और उपचार विधियां दी गई है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि ये नहीं पूछा जाएगा कि किस टाइम पीरियड में लिखा गया, किसके शासनकाल में लिखा गया। पूछा जाता है कि नवनीतकम जो ये पुस्तक है इसका विषय क्या है? तो इसमें नुक्सा हो जाता है, सूत्र और उपचार विधियां, ये सब हो जाता है। तो नुक्सा और उपचार विधियां अगर ऑप्शन में रहे तो वही राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों के वर्तमान रूप की रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। अगर देखा जाए तो साहित्य ये गुप्त काल के बारे में अगर जानकारी का जो साक्ष्य अगर हमें देखने को मिलता है तो इसके मुख्यतः दो इसका साक्ष्य होता है, साहित्यिक और अभिलेखीय। तो इसमें साहित्यिक जो होता है इसमें पुराण वगैरह सब जो आ जाता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा थी। तो संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा कौन थी? तो संस्कृत था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था, इसे पूर्व बता चुके हैं तो याद रखिएगा। और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना ये सब कहाँ किस टाइम पीरियड में हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। कब हुआ? मंदिर बनाने के जो कला का जो निर्माण हुआ किसमें हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति जो बनता था इसके त्रिमूर्ति का अवधारणा का विकास किसमें हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को, मंदिरों में और ब्राह्मणों, मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम मतलब कि गांवों को दान किसके द्वारा दिया गया? तो गुप्त वंशों को, गुप्त शासक के द्वारा दिया गया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल का है। जो भास है इसका जो नाटक है 13 नाटक इसी काल का है। इसमें अलग अलग देखने को मिलता है कि भास के द्वारा एक मतलब कि जो किताब था इसका नाम है, भूल रहे हैं क्या है, भास का कोई पुस्तक है जो काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। भास का कोई पुस्तक है, खैर याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो बता देंगे। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक जो मृक्ष कटिकम या माटी का खिलौना गारी जिसने निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समय कालिदास का भी बहुत सा मतलब कि प्रेम पर अच्छा प्रेम वर्णित जो है इसमें साहित्य ये सब लिखा गया। तो मृक्ष कटिकम का अगर पूछा जाए तो शूद्रक के द्वारा ये सब पूछा जाता है। माटी का खिलौना गारी, मृक्ष कटिकम या माटी का खिलौना गारी इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट इसे माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम पूछा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास और शेक्सपियर के जो रचना है इसमें क्या मतलब कि अंतर है, इस दोनों में क्या अंतर है? ये यूपीएससी का ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालिदास का जो रचना होता है इसमें हैप्पी एंडिंग होता है, यानी कि जो इसका अंत जो होता है यह सुखांत होता है। लेकिन अगर शेक्सपियर का देखा जाए तो उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अभी बताए हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरों का जो क्रमिक पतन है गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एक जो बताए थे ना कि भास का जो 13 नाटक, तो भास का है एक स्वप्नवास दत्तम, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा है? तो भास रचित है। इसमें महाराज उदयन और वासदत्ता की जो प्रेम कथा है इस पर यह वर्णित किया गया है। तो गुप्त वंश का जो लुसेंट में जीएस में जो दिया गया था इतना ही था।
तो ठीक है, इसको एक बार आप खुद से मतलब कि देखने के बाद खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक याद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।